एवरीवन, आपका स्वागत है DMMS मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। हम और आप मिलकर कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे थे और अपना काफ़ी सिलेबस पूरा हो चुका है कम्युनिकेबल डिजीज में। एक दो डिजीज बची है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। आप सब ने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ रखा होगा। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ की जाती है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, फेज क्या क्या हो सकती है। तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। और सभी से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सभी को कि ट्यूबरकुलोसिस आज एक थोड़ा लंबा टॉपिक होने वाला अपना। तो और इस टॉपिक से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिटी में बहुत सारे पैसेट आपको ट्यूबरकुलोसिस के मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम एक ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसे आप एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोलते हैं। एसिड फास्ट एसिड फास्ट एसिड फास्ट एसिड फास्ट बेसिलाई भी बोल के चलते हैं, ठीक है। तो यह आपका पॉजिटिव एजेंट हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल की बात करूँ तो सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव हो, इसको स्टार मार्क करे। और में सेल के जो इंटरनल कंटेंट होते हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ तो कैसा होता है आपका ग्राम पॉजिटिव। और अगर मैं आपके इंटरनल कंटेंट की बात करूं तो कैसे होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ये आप याद करें। स्टेनिंग की मैं बात करूं, आपका जो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसको स्टेन करने के लिए आपका जील नेल्सन स्टेन काम में जील नेल्सन स्टेन काम में लेते हैं। तो आइए एक बार इस स्टेन के बारे में देखते हैं क्या होता है ये स्टेन आपका जील नेल्सन स्टेन। आप सब ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुने रखा होगा कि जो आपका एसिड फास्ट बेसिलाई होता है या आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसको स्टेन करने के लिए जील नेल्सन स्टेन काम में लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये प्रोसेस, क्या क्या इसमें काम में लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं। एक स्लाइड होती है, आप सबने स्लाइड देखी होगी। इस स्लाइड पे सबसे पहले आपका स्मीयर डाला जाता है। मतलब स्मीयर का मतलब मैं बोल सकता हूँ सैंपल डाला जाता है। और इस सैंपल को फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा गर्म किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात, नॉट कंटिन्यूस फ्लेम, लगातार फ्लेम नहीं दिया जाता। मतलब फ्लेम के ऊपर स्लाइड को थोड़ा गर्म किया जाता है, लगातार फ्लेम नहीं किया जाता। ऐसा इसीलिए किया जाता है जो आपका स्मीयर होगा, सैंपल होगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हो कोई भी चीज़ गर्म होती है, जब कोई भी इसमें गर्म होता है तो वो या उससे जो वाटर के कंटेंट होते हैं वो वाष्पित हो जाएंगे और वाष्पोत्सर्जित हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सैंपल होगा, जो स्मीयर होगा, वो कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। पहला आपने क्या किया, आपका जो स्मीयर था, सैंपल था, इसको आपने गर्म किया। लेकिन किस प्रकार गर्म करना है, कंटिन्यूस गर्म नहीं करना होता है। ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि आपका जो स्मीयर होता है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद में आप एक स्टेन काम में लेते हैं। और स्टेन का नाम है कार्बोल फ्यूसिन।
कार्बोल आप इस स्लाइड पे एक कार्बोल फ्यूजन स्टेन डालते हैं। कितने समय के लिए डालते हैं? 5 मिनट तक। 5 मिनट तक आप ये स्टेन डालते हैं, इसको स्टेन करके रखा जाता है। उसके बाद 5 मिनट तक उसको छोड़ दिया जाता है। 5 मिनट तक फिर उसको छोड़ दिया जाता है स्टेन करके। टोटल प्रोसेस जो आपका 10 मिनट का। टोटल प्रोसेस जो आपका 10 मिनट का। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सैंपल को स्लाइड पे लिया। सैंपल को स्लाइड में लेने के बाद में उसको थोड़ा सा गर्म किया, ताकि जो आपका स्मीयर था, सैंपल था, वो यहाँ पे फिक्स हो जाए। फिक्स हो गया आपका स्मीयर। उसके बाद में आपने उसको स्टेन किया। स्टेन किससे किया? कार्बोल फ्यूजन से स्टेन किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रश्न यहाँ से बनता है, जो आपका कार्बोल फ्यूजन होता है ये कैसा है? प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछ सकता है कि एक पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, और ट्यूबरक्लोसिस उसको है, आपने उसका सैंपल लिया, आपने एक स्लाइड तैयार की, तो सबसे प्राइमरी स्टेन आप कौन सा यूज करके करेंगे? तो आपका आंसर वहाँ पे क्या होगा? कार्बोल फ्यूजन। ठीक है। उसके बाद आप काम इस स्लाइड्स को क्या करोगे? वॉश आउट करोगे। वॉश करोगे किससे? वाटर से। वाटर से आपने वॉश कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे एक बात और याद रखनी है। जैसे ही आपने कार्बोल फ्यूजन डाला, आपको 5 मिनट तक उसको थोड़ा थोड़ा गर्म भी करना है। आपको 5 मिनट तक उसको हीट भी देनी होती है। उसको हीट भी देनी होती है। ऐसा करने का जो आप कारण बोलोगे, जैसे ये आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। आपने एक स्लाइड तैयार कर रखी है, पूरी स्लाइड आपको दिख रही है। तो आपने देखा, आपने इस पर क्या डाल दिया? कार्बोल फ्यूजन डाल दिया इसके चारों तरफ। देखो कार्बोल पिंक कलर में आपको कार्बो फ्यूजन दिख रहा है। कार्बोल फ्यूजन। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कार्बोल फ्यूजन इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में अभी नहीं जाएगा। अभी ये नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपका माइकोबैक्टीरियम होता है या एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, इसकी सेल वॉल परमिएबल नहीं है अभी कार्बोल फ्यूजन के लिए। तो आप क्या करोगे? हीट दोगे, और ये हीट दोगे तो हीट से जो सेल वॉल है ये क्या हो जाएगी? परमिएबल हो जाएगी। और परमिएबल होने के बाद में ये कार्बोल फ्यूजन एंटर होगा किसमें? सेल वॉल में। ठीक है। और कार्बोल फ्यूजन जो कि प्राइमरी स्टेन है आपका, वो सेल वॉल में एंटर होगा और स्टेन करेगा आपको बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को क्या करेगा? स्टेन करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या लेनी है? स्लाइड लेनी है। जैसे अगर मैं इसका और भी शॉर्ट एंड स्वीट डायग्राम बनाऊँ, सबसे पहले आपको एक स्लाइड ली। स्लाइड्स पे आपने एक स्मीयर डाला। आपने इसको क्या किया? फ्लेम किया, गरम किया थोड़ा। आपको बॉईल नहीं करना होता, केवल आपको थोड़ा बहुत गर्म करना होता है, ताकि आपका सैंपल क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है? इस पे कार्बोल फ्यूजन, जो कि क्या है आपका? प्राइमरी स्टेन है। प्राइमरी स्टेन है। प्राइमरी स्टेन है, ये आपका इस पे डालना होता है। और उस डालने के बाद में आपको हीट देनी होती है। हीट देनी होती है कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट की हीट देने के बाद में आपको उसको छोड़ना होता है अगले 5 मिनट के लिए। तो आपका जो कार्बोल फ्यूजन डालने के बाद जो पीरियड बचा, 5 मिनट और 5 मिनट, कितना? 5 मिनट और 5 मिनट, टोटल 10 मिनट का। ठीक है। अब आपको क्या करना होता है? इसको वॉश करना होता है। वॉश करना होता है किससे? वाटर से। ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपको आपको एक डीक्लोराइज्ड यूज करना होता है। मतलब वॉश करने के बाद में आप
एक डीकोलराइज यूज करेंगे। हो सकता है आप एसिड बोल के चलो, सल्फ्यूरिक एसिड बोल के चलो, अल्कोहल बोल के चलो। तो यह आपको यूज करना होता है सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में आपने काम लिया कार्बन फ्यूजन। सेकंड स्टेज में आप यूज करोगे कार्बन आपका डीकोलराइजेशन। और उसके बाद में आपको थर्ड स्टेज में डालना होता है काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन। और यहाँ से अपना एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि सर काउंटर स्टेन क्या होता है। जील नेल्सन टेक्निक में अपन जो काउंटर स्टेन यूज करते हैं वो होता है आपका मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू। तो ये आप काउंटर स्टेन बोल के चलोगे। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है, ये आपका सेकेंडरी स्टेन होता है, स्टेन। तो महत्वपूर्ण प्रश्न दो बन चुके। प्राइमरी स्टेन कौन सा हुआ, कार्बन फ्यूसिन। सेकेंड स्टेन में क्या यूज किया जाता है, डीकलराइजर, जो कि आपका एसिड हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। थर्ड स्टेज में क्या यूज किया जाता है, काउंटर स्टेन यूज किया जाता है। कौन सा काउंटर स्टेन यूज किया जाता है, मेथिलीन ब्लू यूज किया जाता है। और मेथिलीन ब्लू को कौन से नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी स्टेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और जब आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको एसिड फास्ट बेसिलाई रेड कलर में दिखाई देगा। और अगर एसिड फास्ट बेसिलाई आपको रेड कलर में दिखाई देगा, साथ के साथ ही कुछ ब्लू कलर का एरिया इसके आसपास भी दिखाई देगा। तो ये आपका जील नेल्सन टेक्निक हुआ, जो कि यूज किया जाता है उस व्यक्ति में, उस पेशेंट में जिसको ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना है या उसको ट्यूबरकुलोसिस है। तो आपको जील नेल्सन स्टेन समझ में आया होगा। जील नेल्सन स्टेन में सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि प्राइमरी स्टेन के रूप में क्या यूज किया जाता है, सर कार्बोल फ्यूसिन यूज किया जाता है। सेकेंडरी स्टेन के रूप में क्या यूज किया जाता है, मेथिलीन ब्लू यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल के चले, यहाँ से आगे चलते हैं। अगर मैं आपके ट्यूबरकुलोसिस टीबी की इंक्यूबेशन पीरियड की बात करता हूँ तो ये आपका 3 to 6 वीक हो सकता है। 3 से लेके 6 वीक आपको बोलना है। क्या, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीबी। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं आगे। 6 वीक आपको बोलना है। क्या, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टीबी। ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं आगे। कौन कौन सी टीबी हो सकती है, आप सबने देखा होगा, ये आपका ट्रेकिया डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसके बाद में आइए लंग्स हो गए, ये लंग्स हो गए। तो आप लंग्स को देख पा रहे हो। अगर लंग्स का टीबी है तो आप उसको बोलोगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन का टीबी है तो आप उसको बोलोगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करूँ तो आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, आपका ब्लड इन्वॉल्व हो सकता है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है, आपका लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकता है, आपका बोन इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये सभी देखने को मिलेगा आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। अगर मैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करूँ तो आपका लंग्स का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं जो लंग्स की पेरेन्काइमा है या फिर आपका ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, अगर इनका आपको टीबी देखने को मिलता है तो वो कहलाएगा आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर इनके अलावा और ऑर्गन हो गए, जैसे आपका प्लूरा, मैं कह सकता हूँ कि आपका ब्रेन, आपका ब्लड, आपका बोन, आपका इंटेस्टाइन,
लिम्फ नोड, तो ये सभी आ जाते हैं आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो इन बातों को आप स्टार मार्क करें कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे प्लूरा दिया हुआ है, लिम्फ नोड्स, एब्डोमिनल, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, स्किन, जॉइंट, बोन्स और मेनिंजाइटिस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, यह आपका एक माना कि लंग्स है, ठीक है, तो ये आपका लंग्स है। आपके लंग्स में आपको ट्यूबरकल दिख रहे हैं, ठीक है, तो एब्डोमिनल, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, स्किन, जॉइंट, बोन्स और मेनिंजाइटिस। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, यह आपका एक माना कि लंग्स है, तो वो कोज करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, आपका ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, आपका ये ब्लड वेसल्स है, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कैपिलरीज, और ये आपका कैपिलरीज। सबको पता है आपका जो कैपिलरीज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपका ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूजन, CO2 का आदान प्रदान ये देखने को मिलता है, और यहीं आपका फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलता है लिम्फ का। और ये लिम्फ आगे आपके लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम आपका लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा लिम्फ नोड में जाता है, ठीक है। या आपका यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपका लिम्फ नोड के या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सबसे पहले कहा जाएगा लिम्फ नोड पे, लिम्फ नोड पे। तो आपने क्या देखा, जो आपका बैक्टीरिया था वो सब लिम्फ नोड का टीबी है, जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम का जो टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, किसका, आपका लिम्फ नोड का। कितना परसेंट देखने को मिलता है, 70%। तो अगर एक मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करूँ, द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो आपका आंसर क्या बनेगा, लिम्फ 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 नोड। तो लिम्फ नोड का टीबी होता है वो आपका मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बनता है। तो आप इसको पहचाने, समझे, आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आपका मेनिंजेस जो लेयर होती है, आपका पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्टोमेटर, तो इनमें देखने को मिल सकता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन, और कोज कर सकता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब आपका यहाँ एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अफेक्ट मोस्टली टू, ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का, या मैं कह सकता हूँ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, बॉडी ऑर्गेनिज्म, जिसको कि आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मोस्टली अफेक्ट करता है। तो आप प्रश्न में देख सकते हैं, क्या ब्रेन होगा, क्या इंटेस्टाइन होगा, लिम्फ नोड होगा, बोन होगा, कौन सा सही आंसर है। तो अगर आपने मेरी बात यहाँ पे सुनी है, समझी है, तो आप आंसर आसानी से लगा पाओगे। इसका करेक्ट आंसर है लिम्फ नोड्स। कितना परसेंट, 70% केस देखने को मिलता है आपका लिम्फ नोड का टीबी, ठीक है, जिसको इम्पोर्टेंट माना गया। आगे एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट फेटल साइट फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मोस्ट फेटल बोला है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन नहीं बोला है, मोस्ट फेटल बोला है। तो आप बोल के चलोगे आपके ब्रेन और आपका ब्लड, आपके ब्रेन का टीबी और आपके ब्लड का टीबी क्या है, मोस्ट फेटल, मोस्ट फेटल, ठीक है। तो आप इसको स्टार मार्क करें, समझे, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है CHO के एग्जाम में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो
ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है CHO के एग्जाम में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपने देखा होगा तो आपका जो ह्यूमन सोर्स होता है, ह्यूमन सोर्स है, तो मैं बोल सकता हूँ ये एक केस भी हो सकता है। ये केस कौन सा आपका अरे खरतूत एक्टिव टीबी वाला केस हो सकता है, जो कि डिजीज कोई को मैं कर स्प्रेड रहा हूँ। करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। अरे यार प्राइवेट बजाए तो सही इम्पोर्टेंट छे क्या यार बात है, चंदू। आपका एक ऐसा पेशेंट जिसको क्या है, टीबी है, और उसका ट्रीटमेंट हम्म ट्रीटमेंट पण सब नहीं वो हो रहा है, पोस्टिंग दे वो उनको कोर्स तो को करा वो पण पोस्ट व्यक्ति दे पोस्टिंग एक तो साल साथ ही ज्वाइन में करा होगा सबको। एक साल में लगभग एक साल में लगभग 10 से लेके 15, 10 से लेके 15 पर्सन को क्या करेगा, टीबी कोच करेगा, टीबी देगा। इम्पोर्टेंट मार्क, अगर मैं ह्यूमन सोर्स की बात करूं, एक ऐसा ह्यूमन सोर्स जिसको कौन सा टीबी है, एक्टिव टीबी, एक्टिव टीबी या प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी, जो कि अभी आगे आने वाला है। तो अगर उसको एक्टिव टीबी एम्स को है खाओ और ना उसका पहले। ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसको किसी प्रकार का डोज थेरेपी नहीं चल रहा है, या कोई डोज थेरेपी में कोई इंटेंसिव फेज नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, लगभग 10 से 15 व्यक्तियों को एक साल में डिजीज कोच कर देगा, एक साल में टीबी का इन्फेक्शन दे देगा। तो इस बात को आप स्टार मार्क करें। तो ह्यूमन सोर्स क्या हुआ इसका, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर मैं मोस्ट कॉमन बोलूँ तो आपको बोलना है ह्यूमन सोर्स, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन। बोवाइन सोर्स, जो आपके एनिमल से होने वाला टीबी, आप उसको क्या बोलोगे, बोवाइन सोर्स, जैसे आपका कैटल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोवाइन सोर्स से कैसे फैलता है टीबी। बोवाइन जो सोर्स होता है, इससे टीबी कैसे फैलता है, इसका कारण आपको बोलना है। जो कंटा कंटामिनेटेड जो मिल्क होता है, इससे फैलता आपका बोवाइन टीबी, या बोवाइन सोर्स आपको बोल के चलो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, हर आपके गांव में, आपके आसपास के अर्बन एरिया में जो मिल्क होता है, इसका यूज बॉईल करने के बाद में ही होता है। जो आपका मिल्क होता है, इसको गर्म किया जाता है, उसके बाद में ही आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो, या पास्चुराइजेशन टेक्निक के द्वारा आप क्या करते हो, मिल्क का यूज करते हो। तो अगर मैं बोवाइन सोर्स की बात करूँ तो ये ऐसा मोस्ट कॉमन आप इसको नहीं बोल सकते, या बहुत कम केस में देखने को मिलता है, जो कि कंटामिनेटेड मिल्क ड्रिंक करता है और उससे फैलता आपका बोवाइन टीबी। ठीक है, तो ये आपका सोर्स हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन सोर्स के बारे में, मोस्ट कॉमन इसको बोला गया है, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और यहाँ पे एक देखा गया है, अनुअली सालाना 10 से 15% अफेक्ट होते हैं अरे विथ काउंटिंग टारगेट ऑफ केस। गोल एक केस में इन्फेक्शन होगा, और वो अरे ये केस कैसा मशरूम खूब होगा, होगा यार एक्टिव यादव टीबी मशरूम। का, एक्टिव टीबी का केस होगा वो। एक्टिव टीबी अभी आगे आने वाला है, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट होता है, अच्छा जो कि कम्युनिकेट होता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति को। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन सोर्स है। आगे देखते हैं बोवाइन सोर्स। एक्टिव टीबी अभी आगे आने वाला है, जो कि क्या करता है, कम्युनिकेट होता है, जो कि कम्युनिकेट होता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति को। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन सोर्स हुआ। आगे देखते हैं बोवाइन सोर्स। आपका बोवाइन सोर्स क्या हो सकता है, नॉट मोर देन या नॉट मोर कॉमन ड्यू टू बॉइलिंग मिल्क बिफोर कंजप्शन। क्योंकि आप क्या करते हो, जो बॉयल मिल्क होता है, जो आपका जो बॉयल मिल्क होता है, आप उसको क्या करते हो, यूज करते हो। इसलिए आपका जो बोवाइन सोर्स है, ये डिजीज को कोज नहीं कर पाता। जो आपका बोवाइन सोर्स है वो डिजीज को कोज क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि आप जो मिल्क लेते हो, या तो वो गर्म होगा
बॉईल किया हुआ होगा या पास्चुराइजेशन होगा। ये मंत्री जन है किया यार गया ये टाइम कह लो तो ठीक ये है, तो आप इसको स्वास्थ्य मंत्री इम्पोर्टेंट बहुत मानते हैं। मान मोस्ट गणमरो कॉमन आदमी जो आपको तो भाई बोला मान ह्यूमन रहे सोर्स ये ज़्यादा डेढ़ ना होगा, बादे का ठीक भी है। आपका ये जो डिवाइन सोर्स है वो वो भर्ती लेस कॉमन 25 होता है। सोची ना मैं कहाँ देख ला कम्युनिकेबिलिटी सुमित शर्मा की बहुत बात करें, आईपीएस अच्छे एक ईमानदार पेशेंट है आईपीएस वो साड़ा गया थे कर जिसको दी कि ने क्या भाई है वो खा भाई को दे ट्यूबरकुलोसिस चुप है, भी सा तो ये पेशेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है अठा तो कह तो दी ये ट्रांसफर हो हमेशा जाता है कोज ऐसा करेगा या हमेशा ट्रांसफर करेगा किसको, टीबी को। दूसरा शिक्षा विभाग में दे दी हो ये टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, एमबीबीएस डॉक्टर से वो की घरवाड़ी इसका स्पेशल कोई मोह कम्युनिकेबिलिटी अच्छी तरीके से जाने हमेशा ही आपका जो अब बोल केस के हो होगा गया यार वो डिजीज को स्प्रेड करेगा पर्सन टू पर्सन। एनसीसी में पेशेंट सुनो मैं इज हम इनएक्टिव दोनों एज ड्यूटी लॉन्ग लाग एज बकरे दे थे रिमेन एनसीसी में अनट्रीटेबल। वह तब तक घरवाड़ी आपका की डॉक्टर से ट्रीटमेंट घरवाड़ी भी नहीं होगा, जब वो तो थेरेपी नहीं एनसीसी लेगा कैंप में दोनों तब उनकी तक वो ड्यूटी आपका लाग सी हमारी इन्फेक्टिव होगा, तब तक वो दूसरों को डिजीज कोज करता रहेगा, डिजीज फैलाता रहेगा। अगर मैं आगे देखूं, इन केस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, जब आपका पेशेंट एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ले रहा होगा, द इन्फेक्टिविटी पीरियड रिड्यूस्ड अप टू 90% विद इन 48 आवर, विद इन 40 आवर। 48 घंटे में अगर आपका पेशेंट एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है वो 90% तक कम होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने डॉट्स का सुना होगा। डॉट्स की दो फेज होती है, सबसे पहली जो फेज होती है इंटेंसिव, और उसके बाद में जो होती है आपका कंटिन्यूस। तो जब आपका इंटेंसिव फेज ले रहा होता है पेशेंट, तो इस फेज के दौरान आपका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है लगभग और 80% या इससे कोई ज़्यादा क्या हो चोरी नहीं जाता करे है, सर कोई छोरा हमसे कम हो नहीं जाता है। मतलब पेशेंट डिजीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा इंटेंसिव फेज के बाद में। तो तो वो ये फेस आप कम तो आगे बैलेंस ही कौन यार तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर पेशेंट एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है ये लगभग 90% तक कम हो जाता है। कितने घंटों में? लगभग 48 घंटे। तो ऐसा बोल के चलेंगे उस पेशेंट में जिसको टीबी है, अगर वो टीबी से पीड़ित है तो और उसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है सुबह बना लिया सुबह तो छाछ क्या खावा होगा, एक कौन इन्फेक्टिविटी केस होगा, वो दूसरों को डिजीज कोज करेगा। लेकिन अगर एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट चल रहा होता है अब कहाँ बना ली तो तुम्हारे बैठ लगभग 90% डिजीज के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बैंगन से रहेगा बाहर यहाँ एज ग्रुप की बात करते हैं, कौन आपकी बताए स्क्रीन पे एज नहीं ग्रुप दे रखा होता है। अगर मैं बात करूँ मोस्ट कॉमन एज ग्रुप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो डिजीज कोज करेगा। लेकिन अगर एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो लगभग 90% डिजीज के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लगभग 48%। यहाँ एज ग्रुप की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पे एज ग्रुप दे रखा होता है। अगर मैं बात करूँ मोस्ट कॉमन एज ग्रुप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 15 to 54 एज ग्रुप। और कितना परसेंट आपका केस देखने को मिल रहा है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो 20, 42, 42 से 62 और 62 से आपका 70 है। आपका 78% केस दिखने को मिल रहा है आपको 15 to 54 एज ग्रुप के बीच में। तो अगर आपको मोस्ट कॉमन एज पूछे तो आपको बोलना है कि हाँ 15 से लेकर 54 तक जो एज होती है वो मोस्ट कॉमन एज होती है जिसमें आपको पेशेंट को टीबी देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे और भी दे रखा 2% के हिसाब के 0 to 14, 0 से लेकर 14 साल की उम्र में देखने को मिलता है। तो ये सब आप समझे, इनको याद करें। अगर मोस्ट कॉमन एज आपको पूछे तो आपको 15 से 54 साल आपको बता के चलना है। तो आगे देखते हैं हम इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका पेशेंट है, पेशेंट के लंग्स में क्या है, टीबी का इन्फेक्शन। जैसे प्रायोरिटी बेस पूछूँ तो आपके पेशेंट के लंग्स में टीबी का इन्फेक्शन है और ये पेशेंट क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। तो आपके जो सांस लेते समय जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है, ये क्या होते हैं, जनरेटेड होते हैं। कौन से पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से।
इन्फेक्टेड पर्सन से क्या जनरेट होते? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। और ये क्या करते हैं? आगे डिजीज को कोज करते या फैलने में मदद करते हैं। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जनरेटेड बाय स्पुटम पॉजिटिव पेशेंट विद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक ऐसा पेशेंट जिसका स्पुटम क्या आया है? पॉजिटिव आया है, और उसके द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या किए जा रहे हैं? जनरेट किए जा रहे हैं। तो वो एक केस बन सकता है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, जो कि डिजीज को स्प्रेड करेगा। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं आपके? अगर कोई पेशेंट आपके सामने है तो और उसको टीबी है तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो अब आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं, आपने देखा होगा, आपने आपका जो एक फेवरेट स्टार है अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन ने आपको बोला है कि अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है तो उसको देखने को मिल सकता है क्या? टीबी। अगर कोई व्यक्ति है उसको 2 सप्ताह से ज़्यादा कफ मोर देन 2 वीक, कफ मोर देन 2 वीक अगर देखने को मिलता है तो वो आपका कहलाएगा या हो सकता है टीबी का पेशेंट। विच में बी नॉन प्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव का मतलब होता है स्पुटम नहीं आ रहा है, स्पुटम नहीं आ रहा है एट फर्स्ट बट लेटर स्पुटम, लेकिन बाद में देखने को मिल सकता है स्पुटम। जब शुरुआती कंडीशन होगी आपके कफ की, तो कफ के साथ साथ शुरू में आपको स्पुटम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है बाद में आपको स्पुटम भी देखने को मिले। तो क्या होगा? सबसे पहले एक पेशेंट होगा, उसमें कफ देखने को मिलेगा मोर देन 2 वीक्स। अगर उसका मैं फर्स्ट या इनिशियल पीरियड की बात करूँ कफ की, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा? नॉन प्रोडक्टिव, कफ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आगे लेटर कंडीशन की बात करूँ, बाद वाली कंडीशन की बात करूँ, तो आपको स्पुटम देखने को मिलेगा। एक होता है माइल्ड टू मॉडरेट फीवर। माइल्ड टू मॉडरेट फीवर देखने को मिलता है उस पेशेंट में 2 या 2 से ज़्यादा भी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है, आपको एक नई बात और बताते हैं कि सबसे पहले ये फीवर देखने को क्यों मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ, एसिड फास्ट बेसिलाई आपकी बॉडी में क्या कर चुका है? एंटर कर चुका है। और अगर एसिड फास्ट बेसिलाई आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपके अफेक्ट करता है लंग्स को, ये आपके लंग्स है, ये आपके लंग्स है, और सबसे पहले अफेक्ट करता है आपके लंग्स को। इम्पोर्टेंट बात, ये आपका एसिड फास्ट बेसिलाई आ चुका है। ये आपके लंग्स में एसिड फास्ट बेसिलाई आ चुका है, जो कि आपको किस प्रकार दिखाई दे रहा है? रेड कलर में दिखाई दे रहा है। कब? जब आप जील नेल्सन स्टेन करते हो, जील नेल्सन स्टेन करते हो तो आपको रेड कलर में साइड में देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज किया है। तो एसिड फास्ट बेसिलाई आपकी लंग्स में एंटर कर चुका है, और वहाँ पर आपको क्या देखने को मिला? जैसे ही एसिड फास्ट बेसिलाई आपकी लंग्स में एंटर किया, ब्लड के थ्रू आपके मैक्रोफेज, आपका मैक्रोफेज हो गया, मैं कह सकता हूँ कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, ये सभी इसके आसपास आते हैं। सेल मीडिएटेड कोशिकाएं टी सेल आपके इसके पास में आती है, और सभी के पास में आपको देखने को मिल रही है, और इसको कवर कर लेती है। किसको? एसिड फास्ट बेसिलाई को, एसिड फास्ट बेसिलाई को या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। तो आपने देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया है? ट्यूबरकल, और ट्यूबरकल फॉर्मेशन हो गया है। आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जैसे मैं और बना सकता हूँ, यहाँ पे और भी बना सकता हूँ। तो ऐसे आपको ट्यूबरकल देखने को मिलेंगे, जो कि क्या होंगे? सघन होंगे। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जो कि आपके क्या होंगे? सघन होंगे। कैसे होंगे? सघन होंगे, सघन देखने को मिलेगा। और अगर मैं सघन का इंग्लिश में मीनिंग देखूँ, इंग्लिश में मतलब देखूँ, तो इसको आप बोलते हो घोन, घोन। और इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो? घोन ट्यूबरकल। तो जो आपका टीबी होता है उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई आपके लंग्स में आया,
लंग्स में एंटर हुआ, लंग्स में फेगोसाइट्स आई, फेगोसाइट्स ने इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लिया, निगल लिया, उसके बाद में इसको या तो डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, यहाँ का जो टिश्यू जो होएगा उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहेगा, और हो सकता है आपका ये एसिड फास्ट बेसिलाई आगे ग्रोथ भी कर। तो इसीलिए आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले आप कि वाइट डेथ किसे बोलते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस को ही बोलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ हो गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट फीवर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी तो आपको फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको पता आपकी बॉडी में एसिड फास्ट बेसिलाई एंटर हुआ है, ऐसे नॉर्मली तो वो आपकी बॉडी में जगह नहीं छोड़ेगा, वो आपकी बॉडी में ग्रोथ करेगा, और अगर आपकी बॉडी में वो ग्रोथ करेगा तो मैं कह सकता हूँ ये फीवर आगे होने वाला है 2 वीक या 2 वीक से ज़्यादा। क्या देखने को मिलेगा? फीवर देखने को मिलेगा। और अगर जिस पेशेंट को फीवर देखने को मिलता है तो मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हो उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगी, टेम्परेचर राइज होगा इवनिंग में, शाम को लेट नाइट में उसको टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसको ठंडा फील भी होगा, और उसको ठंड भी लगेगी, क्योंकि आप सब जानते हो जिस पेशेंट का फीवर इंक्रीज हो रहा है या जिस पेशेंट का टेम्परेचर उसको आपको फीवर देखने को मिलता है, उस फीवर में चिल देखने को मिलता है, ठंडा देखने को मिलता है। बेवकूफ से ना ये भाई तो पढ़ ये ली तो आपके फोन कुछ दे रहा है ये क्लिनिकल बंद हो मैनिफेस्ट जाओ चल फोन सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं? कहीं बात करे तू आपका जो पेशेंट है, कहीं फोन आवा से हमारे गद्दू को ना देखा पेशेंट इसमें पेशेंट में आपका तो आवाज बता दे लंग्स क्या हुआ, अफेक्ट हुआ है, एक मिनट करी लंग्स अफेक्ट हुआ है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होएगा, और अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होएगा बढ़ जाओ तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो आपकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस थी, जो साइकिल्स थी, जो चेंज थी, फिर वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी, लिए क्योंकि आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए आपका किसका जरूरी होना होता क्यों है, ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है, और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं है, क्यों तो तो जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन चलती थी वो कम हो जाएगी, इसलिए आपकी बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले वीकनेस, फीस को माओ लोगों ने मतलब आप देख सकते हो आपकी बॉडी में वीकनेस देखने को मिल रहा है, वेट लॉस देखने को मिल रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लग रही है, पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही है, वेट लॉस देखने को मिल रहा है, वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी उस पेशेंट में जिसको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, सबसे वही इम्पोर्टेंट करियो बात चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका लंग्स अफेक्ट हुआ है, लंग्स में जो टिश्यूज है इन या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपका लंग्स अफेक्ट हुआ है, लंग्स में जो टिश्यू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भी होगा, और अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भी होगा तो आप बोल के चलेंगे चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, माइल्ड चेस्ट पेन देखने को मिलेगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ पेरेन्काइमल वॉल। जो आपका लंग्स है, लंग्स का जो पेरेन्काइमल वॉल होता है, अगर ये अफेक्ट हो रहा है तो उसमें देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, और चेस्ट पेन कैसा होगा, माइल्ड होगा। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करें, इम्पोर्टेंट मार्क करें। हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा, कौन सी कंडीशन में, जब आपका लंग्स बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है, आपका जो ब्लड होगा, जो आपका मैं कह सकता हूँ कि कैपिलरीज है, पल्मोनरी कैपिलरीज है, इनसे ब्लड लीकेज करेगा, और हो सकता है स्पुटम के थ्रू ये ब्लड आपको देखने को मिले, और अगर आपको स्पुटम के थ्रू ब्लड देखने को मिल रहा है तो इसको आप बोल के चलते हीमोप्टाइसिस, और आपको सांस लेने में भी दिक्कत आएगा, डिस्पनिया देखने को मिलेगा।
तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे जो कि आपको उस पेशेंट में देखने को मिलेंगे जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन था। पहला आपको कफ देखने को मिलेगा। कफ कैसा हो सकता है? प्रोडक्टिव भी हो सकता है लेटर कंडीशन में, और नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है आपका इनिशियल या फर्स्ट कंडीशन में। पेशेंट को फीवर देखने को मिलेगा। फीवर देखने का कारण क्या था? क्योंकि पेशेंट को फीवर देखने का जो कारण आपको बताना है वो ये बताना है क्योंकि आपको पता बॉडी में क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन का आपको पता हो तो बॉडी डिफेंस करेगी, और अगर आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट डिफेंस यूज करती है और जो सबसे पहला डिफेंस होता है वो फीवर ही होता है, तो आपको फीवर देखने को मिलेगा 2 वीक या 2 वीक से ज़्यादा। और अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो फीवर देखने को मिल रहा है कब? कभी कभी आपको इवनिंग में, लेट आफ्टरनून, दोपहर के बाद में आपको देखने को मिलेगा। स्वेटिंग देखने को मिलेगी, इवनिंग में आपको स्वेटिंग देखने को मिलेगी, नाइट में स्वेटिंग देखने को मिलेगी, अब बैंगनी और बनाओ ठंडा फील होगा। आगे में देखो वीकनेस देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को बैंगन मिलेगा, खा भूख भी कभी कभी हैं नहीं लगेगी, खाना तो खाने साला का मैं मन नहीं मना कर करेगा, देता तू बैंगन खा चेस्ट जाता पेन देखने को मिलेगा क्योंकि आपका लंग्स अरे का पेरेनकाइमा तेरी अफेक्ट हुआ है, और पादरी अगर ने आपका लंग्स का पकड़ मना कर देना पेरेनकाइमा अफेक्ट हुआ है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस भी हो रहा होगा, और अगर वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एक भी हो रहा होगा तो पेशेंट में मना माइल्ड कर देता चेस्ट पेन हाँ देखने को मिलता है। अगर मना इम्पोर्टेंट बात की मैं कर बात करूँ, हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा, कफ के साथ ब्लीड होना। जो आपका कफ होता है, तू दुकान पे है इस कफ के साथ क्या देखने को मिल सकता है? फिर आपको गुस्सा कर ब्लड रहे थे देखने को मिल सकता है, और इस कंडीशन को ही आप बोल के चलते हो हीमोप्टाइसिस। और आपको लास्ट में देखने को मिलेगा डिसपनिया, सांस लेने में दिक्कत आएगी। पड़ गई यार आगे बात करते हैं, ये आपकी कुछ स्टेज होती है ट्यूबरकुलोसिस की ले या बड़ी नो TB यार की। डे और सबसे पहली अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो आपको बोलना लेटेंट। नहीं नीचा का तो वे कहाँ लेटेंट से नहीं फेज, हाथ में मेरे हो जो जाए सबसे पहली स्टेज है आपकी वो आपको बोलना लेटेंट फेज। आप सबको इसका हिंदी में मतलब पता होगा, लेटेंट का मतलब छिपा हुआ। अगर मैं इस स्टेज की बात करूं तो आपकी पेशेंट को क्या है, TB का इन्फेक्शन तो है लेकिन वो अभी छिपा हुआ है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पेशेंट आपका साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा होगा। अगर आप इस पेशेंट का डायग्नोसिस करेंगे तो आप इसका डायग्नोसिस नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं इसकी कम्युनिकेबिलिटी की बात करूँ, इस डिजीज की कम्युनिकेट की बात करूँ तो ये आपका लेटेंट फेज वाला जो TB वाला पेशेंट है ये कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके लेटेंट फेज। लेटेंट फेज वाला जो TB होगा वो साइन एंड सिम्टम को शो नहीं करेगा, डायग्नोसिस भी वो आपका शो नहीं करेगा। अगर जैसे आपने PCR कर लिया, आपने एक्सरे कर लिया, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपने स्पुटम का कल्चर भी करवा लिया तो भी आपको बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलेगा। कौन सी स्टेज में? लेटेंट फेज में। उसके बाद एक कम्युनिकेबिलिटी, मतलब पर्सन टू पर्सन इस डिजीज का कम्युनिकेट होता है या नहीं। कौन सी वाले का? लेटेंट फेज वाले का। तो यहाँ फिर से बोल के चलोगे कि जो एक TB का पेशेंट है जो कि कौन सी स्टेज में, अभी लेटेंट फेज में है, तो वो आपका डिजीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आप इसको स्टार मार्क करें, ठीक है। आगे एक बात आती है प्राइमरी पल्मोनरी TB। प्राइमरी पल्मोनरी TB, इसमें क्या देखने को मिलेगा? प्राइमरी पल्मोनरी TB, पेशेंट आपके सामने है, आप उसका साइन एंड सिम्टम नहीं देख पा रहे हैं, आप उसका साइन एंड सिम्टम नहीं देख पा रहे। मेरा मतलब उसको किसी प्रकार का कफ नहीं है, उसको किसी प्रकार का फीवर नहीं है, उसको किसी प्रकार का वेट लॉस नहीं है, उसको किसी प्रकार का वीकनेस नहीं है, तो ऐसा आप उसमें कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो एक ही बात शो करता है, लिम्फ एडेनोपैथी। लिम्फ एडेनोपैथी देखने को मिलता है उस पेशेंट में जो कि अभी कौन सी स्टेज में? प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दूसरी स्टेज होती है। पहली स्टेज आपको बताने लेटेंट, पहली स्टेज आपको बताने लेटेंट, इस लेटेंट के बाद में आती है आपकी प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, ठीक है। और एक ही बात शो करता है कि इसमें देखने को मिलती है लिम्फोडेनोपैथी। अगर मैं इसके डायग्नोसिस की बात करूँ तो आप इस पेशेंट का डायग्नोसिस लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आप एक्सरे कर सकते हो, आप स्पुटम का क्या कर सकते हो, कल्चर कर सकते हो, आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कर सकते हो, आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कर सकते हो, जैसे आपका मैनटॉक्स टेस्ट हुआ। तो आप उस पेशेंट जिसको प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसका आप ये सब कुछ कर सकते हो। इम्पोर्टेंट बात, क्या ये कम्युनिकेट करता है डिजीज? क्या ये डिजीज को कम्युनिकेट करता है? तो आपका वही एक आंसर नहीं यहाँ दिया पे है 10 बनता रुपए है किलो, नहीं। आधा बना तो लेंगे। आपका आंसर यहाँ बनता है। अगर मैं बात करूँ लेटेंट फेज की और प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेटेंट फेज अखबार में की ठोकवा और आपके चूतिया, प्राइमरी टमाटर पल्मोनरी 30 रुपए किलो ट्यूबरकुलोसिस की, कम से कम तो से। ये दोनों डिजीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं प्राइमरी तू प्रोग्रेसिव यहाँ करे, तू तो एक प्याज रू काटल में या बनाऊं बैंगन तो एक्टिव उसको नहीं बैंगन। ट्यूबरकुलोसिस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब काट तो लब मैं काट लूं। प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस, तू तो एक प्याज काट ले और प्राइमरी 2 टमाटर काट ले। प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से, प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस। वो काट तो ले अगर मैं इसकी फटाफट बात रो। करूं तो आप इसमें साइन एंड सिम्टम देख पाओगे, आप इसका डायग्नोसिस भी कर पाओगे, या मैं कह सकता हूँ ये डिजीज को कम्युनिकेट भी करेगा। ये डिजीज को कम्युनिकेट भी करेगा। कौन सा? आपका एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी वाला पेशेंट, ये मैं पीछे बोल के भी आ रहा था कि जो पेशेंट एक्टिव टीबी की स्टेज में होगा वो डिजीज को कम्युनिकेट भी करता है। और लास्ट में आता है आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका तीसरे नंबर का, ये आपका चौथे नंबर का, ठीक। और ये चौथे नंबर का ये भी साइन एंड सिम्टम को शो करेगा, डायग्नोसिस में देखने को मिलेगा, डिजीज को कम्युनिकेट भी करेगा। तो ये आपकी कुछ स्टेज हुई उस पेशेंट की जिसको कि क्या हो सकता है टीबी। सबसे पहली स्टेज की बात करो, आपको क्या देखने को मिलेगा? लेटेंट फेज देखने को मिलेगा। आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो कौन सी स्टेज में लेटेंट है, मतलब छिपी हुई है। अगर मैं दूसरी स्टेज की बात करूँ जो कि इसके बाद आने वाली है, थक जा। प्राइमरी पल्मोनरी अरे ट्यूबरकुलोसिस। भाई दुनिया बदल अगर मैं ठीक थी तीसरी फिर स्टेज भी की बात आदमी करूँ यार। तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सबसे बड़ी अगर मैं बात फोर्थ है स्टेज की यार। बात करूँ तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो यह आपकी कुछ स्टेज हो गई जो कि उस पेशेंट को देखने को मिलेगी जिसको कि क्या है टीबी। अरे तो आइए भैंस एक बार एक सुन सुन तो सारणी के बढ़िया रूप में इनका एक ड्रामा ब्रीफ दे रिवाइज 14 रिवाइज कर से लेते हैं। बगड़ जाए खराब हो जाए। तो आपकी स्क्रीन पे एक टेबल दी गई है, आपका लेटेंट फेज दे रखा है इसमें छिपी हुई, जिसका साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, डायग्नोसिस भी आप नहीं लगा सकते और कौन कम्युनिकेट भी ये नहीं है। इसी प्रकार आपका प्राइमरी पल्मोनरी साथ ट्यूबरकुलोसिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी किसी प्रकार का साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, देखने को मिलेगी जिसको कि क्या आपका लेटेंट फेज दे रखा है इसमें छिपी हुई, जिसका साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, डायग्नोसिस भी आप नहीं लगा सकते और कम्युनिकेट भी ये नहीं है। इसी प्रकार आपका प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी किसी प्रकार का साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता है, खेती में लेकिन खाए। देखने को मिलती है लिम्फ एडेनोपैथी। लिम्फ एडेनोपैथी देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट बात, क्या आप इसका डायग्नोस लगा सकते हैं? हाँ, मैं इसका डायग्नोस लगा सकता हूँ, मैं इसका एक्सरे करके डायग्नोस लगा सकता हूँ, मैं स्पूटम कल्चर करके डायग्नोस लगा सकता हूँ, मैं आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट करके डायग्नोस लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इम्पोर्टेंट बात देखूँ तो ये भी कम्युनिकेट नहीं होती है, मतलब आपकी ये दोनों कम्युनिकेट नहीं होती ए है, नमकीन लैटेंट के फेज और आपका प्राइमरी पल्मोनरी टीबी। उसके आगे देखें एक्टिव टीबी की बात करते हैं, प्राइमरी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी टीबी। ये भी आपका क्या होगा? साइलेंट सिम्टम शो करेगा, डायग्नोसिस देखने को मिलेगा और कम्युनिकेट करेगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी साइलेंट सिम्टम शो करेगा, डायग्नोसिस होगा इसका भी और कम्युनिकेट भी होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा जो कि मैं अभी पीछे इसका हिस्ट्री बोलते आ रहा हूँ, ठीक है। इसको समझो, आगे देखते हैं।
डायग्नोसिस देखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी साइन एंड सिम्टम शो करेगा, डायग्नोसिस होगा इसका भी और कम्युनिकेट भी होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अभी आलू एक्सरे एक का ही चीज हिस्ट्री में बोलते सोखा आ रहा लगा से हूँ, पराठा ठीक है, इसको सुनो। बने पराठा बना आगे सा देखते हैं। डायग्नोसिस किस प्रकार आप ट्यूबरकुलोसिस का कर सकते हैं, अरे कौन कौन सारी से सब्जी फिर ऐसी आइए ऐसी देखते खाएं हैं। मतलब से सबसे पहले आपको स्पूटम का खराब हो कल्चर जाती है। आपको स्पूटम का कल्चर करना होगा। कल्चर में पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ये आपका पीपीडी होता है, इसको आप बोल के चलेंगे प्यूरिफाइड तुम्हारा हो रहे प्रोटीन तुम्हारा हो रहे प्रोटीन डेरिवेटिव्स, या हम इसकी स्पेलिंग डेरी प्यूरिफाइड डेरिवेटिव्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्यों जो पीपीडी टेस्ट होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, अगर मैं WHO के अनुसार WHO के अनुसार देखूँ तो दो प्रकार के पीपीडी EPDS, तो इस बात का क्या है, इजाजत है, या फिर PPD RT23, ये दो प्रकार की पीपीडी होती है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव एस, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये इसका टाइप्स है, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंटोक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलिन टेस्ट में यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है PPD एस और PPD RT23, ये आपको दो बताने हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, जो कि यूज किए जाते हैं उस पेशेंट में जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आप एक्सरे कर सकते हो, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर आप सबने सुन रखा होगा, आपने सुना होगा कि जो डीएनए होता है, जो आरएनए होता है, मोटा मत इनका अगर मुझे रेप्लिकेशन करना होगा या इनकी मुझे कॉपी चाहिए, इनकी फोटो कॉपी चाहिए, तो आप उस समय पीसीआर दो काट यूज लो, और पीसीआर टेक्निक का यूज लोगे तो आपको कुछ समय में ही बहुत सारे डीएनए आरएनए, तो वही मेथड आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ऐसे फास्ट बेसिलाई का डायग्नोस कर सकते हो। आगे चलो, आप ब्लड का एग्जामिनेशन कर सकते हो, आपका ब्लड अगर आप ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे, हो सकता है आपका ब्लड में माइक्रो, या हो सकता है आपके ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी, तो आप वो देख के चलना। देश टमाटर का इन्हें पकड़े इम्पोर्टेंट बात करिए यहाँ पे कुछ लाइंस का, देखो आप यहाँ वो पे तो दो फिर तुम वो इम्पोर्टेंट बातें हाइब्रिड हैं वाला लिए है कि अगर मैं 2011 की बात, तो आपका जो टीबी का पेशेंट था, वैसे तो हो सकता था उसके 3 सैंपल लिए जाते, कितने सैंपल, लेकिन अगर मैं वर्तमान कंडीशन की बात करूँ तो अभी केवल 2 सैंपल ही लिए जाते। एक सैंपल लिया जाता है आपका अर्ली मॉर्निंग सैंपल, और एक होता है आपका स्पोर्ट सैंपल, मतलब स्पोर्ट का मतलब होता है मौका, या मौके का सैंपल आपको उस हेल्थ केयर वर्कर के सामने ही ये सैंपल लेना होगा। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग आप सैंपल लोगे, अगर आपको कोई पेशेंट बताया उसको ट्यूबरकुलोसिस का एडवाइस देना है या आपको उसका सैंपल कलेक्ट करने का एडवाइस देना है, तो आप बोलोगे भाई साहब आप सुबह जल्दी उठे, अपना मुंह आप ठंडे पानी से साफ करें, तो ठंडे पानी से साफ करने के बाद में आप डीप ब्रीथ करें, और डीप ब्रीथ करने के बाद में आप 3 बार एक्सेल करें, फोर्सफुली एक्सेल करें, तो आपका जो लंग्स का जो स्पूटम होगा, जो आपके लंग्स में कोई स्पूटम प्रेजेंट होगा, वो आपके डीप एक्सेल करने के बाद में हो सकता है बाहर आ जाए, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, तो वो आपका सैंपल काम आएगा, किसमें, आपके डायग्नोस में। ये देखो, बेस्ट मेथड ऑफ अर्ली मॉर्निंग सैंपल कलेक्शन, क्या क्या हो सकता है। आफ्टर क्लीन द माउथ विथ कोल्ड वाटर, आपको क्या करना है, ऐसे मान के चलो यहाँ पे आफ्टर नहीं है, आपको करना है जो आपका पेशेंट होगा, आप सुबह जल्दी उठें, आप ठंडे पानी से माउथ को क्या करें, साफ़ करें, और माउथ को साफ़ करने का जो कारण है
जो आपकी ओरल कैविटी में जो फ्लोरा हो सकते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, कोई अदर बैक्टीरिया हो सकता है, उस फ्लोरा को अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना होगा, आपका माउथ को क्लीन करना होगा और आपको डीप ब्रीथ करना होगा। और डीप ब्रीथ करने के बाद में आपको एक्सेल करना है। डीप ब्रीथ करने के बाद में आपको एक्सेल करने का जो कारण है वो यही आपको बताना है। ये आपका पेशेंट है जो भी, ठीक है, और ये आपका लंग्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही डीप ब्रीथ करोगे आपका पेशेंट में यहाँ का कोई भी स्पुटम प्रेजेंट होगा, ब्रोंकियल ट्री का, ट्रेक्यू ब्रोंकियल ट्री का, ठीक है, तो वो डीप ब्रीथ के साथ साथ हो सकता है ये स्पुटम भी आपका बाहर आ जाए और आप यूज कर सको इस सैंपल के रूप में। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको डीप ब्रीथ करना है, आपने डीप ब्रीथ किया, आपको ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुका है, एयर यहाँ पे आ चुका है, और जैसे ही आप वापस एक्सेल करोगे, यहाँ का जो कंटेंट था वो डीप एक्सेल करने के बाद में लगभग 3 बार आप एक्सेल करोगे तो यहाँ का स्पुटम हो सकता है बाहर आ जाए। आपने गाँव में जो ओल्ड एज के होते हैं उनको आपने सुबह सुबह गरारे करते हुए देखा होगा, तो आप उसको डीप एक्सेल बोल सकते हो। और वो सुबह जब डीप एक्सेल करते हैं तो कई बार बहुत सारा स्पुटम वो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको यही मेथड काम में लेना होगा, डीप ब्रीथ करना होगा, एक्सेल करना होगा और लगभग 3 बार आपको ये प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। तो आपका जो स्पुटम होगा वो सही से स्पुटम किस प्रकार का हो सकता है, आपका जो स्पुटम हो येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है और रेड कलर का हो सकता है। ऐसे बढ़ाऊं आपका सब्जी। स्पुटम है जो कि आया है आपके सैंपल के रूप में, इसके कलर आपको सब्जी तो मैं यार येलो, कसी हो बहुत ग्रीन या रेड शानदार कलर का हो सकता है। सबको पता है रेड कलर का होने का कारण क्या है, तुम हो भाई सकता है बोले ओरिजिनल के अंदर भी हो, ठीक है। येलो ग्रीन आपको पता है, जो आपका सैंपल होगा उसमें कुछ मैक्रोफेज हो सकते हैं, कुछ तो बता सेल टाइम मेडिएटेड का तो मतलब इम्यूनिटी से हो यार सकती है अभी टाइम जो पर कि उस फिलहाल सैंपल का साथ है। कलर येलो ग्रीन बना। डिस्कार्ड द सैंपल। अगर आप सब लोगों को, अगर मैं इम्पोर्टेंट पढ़ तो बात रिज्यूम करूँ, है अगर आप उसका किसी देख थोड़ा सा कम्युनिटी में या मालूम गाँव नहीं में कर रहते लियो हो कर लियो ना मैं तो कहीं को जैसे ही चार दिन स्पुटम का आता मैंने है, कुछ भी स्पुटम के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है देख लो और तुम मिट्टी जब डालने के पानी बाद तो में बहन उसको सोच ने छोड़ दिया अब जाता आज है। भी मेरा शरीर अब तो थोड़ा अगर बहुत मैं किसी दूबरे ये कम्युनिटी की पानी बात बहन सो मैं करूँ फ्यूज तो नाड़े हो मेरे कम्युनिटी को अब में ये पानी डिगिंग उठाओ दबार करूँ मैं पूरा मोस्ट कॉमन या बेस्ट सोर्स है किसका, कितने जी अब मेरे डिस्कार्ड जो द स्पुटम, यानी मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के गाड़ देना, ये क्या है, डिगिंग कहलाता है। और ये डिगिंग आपकी कम्युनिटी सेटिंग में 50 क्या रुपये है, तो चंदू बेस्ट में, ने दिया थी ठीक है। 100 रुपये में इंसिनरेशन, अगर मैं आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूँ, हॉस्पिटल की बात करूँ, तो वहाँ पर आपका जो इंसिनरेशन, जलाना, क्या है, बेस्ट मेथड किसका, स्पुटम के डिस्कार्ड का। अब ड्रग्स, वहाँ पर आपका जो इंसिनरेशन, जलाना, क्या है, बेस्ट मेथड किसका, स्पुटम पूरा के खर्च डिस्कार्ड का। फट रही सो अब ड्रग्स की बात करते हैं, जो आपके पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट, किसका, स्पुटम के डिस्कार्ड का। कैसी करना है अब ड्रग्स की बात करते हैं, आड़ी मत कर जो लिया उस आपके पर ही कर पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, कौन कौन सी ड्रग्स उस अरे पेशेंट में तोड़ काम रहा में ली जाती है। तो आइए देखते है हैं, मत तोड़ा था HRZES, आज आपको इसी क्रम में याद करना और है, HRZES, क्योंकि ये अभी काम आने वाला है। HRZES, HR कैसे याद कर सकते हैं, HR इस प्रकार याद कर सकते हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हो तो हॉस्पिटल में एक HR की पोस्ट होती है, एक HR की पोस्ट होती है, तो ये HR की पोस्ट ही होती है जो कि आपको नर्सिंग की जॉब देती है। अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में गया हो तो उसकी मुलाकात सबसे पहले HR पोस्ट वाले व्यक्ति से ही होती है, ठीक है। HR इस प्रकार याद करें। ZES, ZE से आप जी ZE GTV, GTV याद कर सकते हो। और एक आपका लास्ट में बचा स्ट्रेप्टोमाइसिन S, तो आप इस प्रकार याद कर सकते हो HRZES, ठीक है।
एच का मतलब आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्टेप्टोन, ये ड्रग्स हो गई। एच का मतलब आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, आर का मतलब, जेड का मतलब पायरिजिनामाइड, ई का मतलब इथाम्ब्यूटोल और एच का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। इम्पोर्टेंट मार्क किसको आप देख पा रहे हो पिंक कलर में, इथाम्ब्यूटोल, जो कि क्या है, बैक्टीरियो स्टैटिक, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, बैक्टीरिया को किल नहीं करती है। ये बैक्टीरियो स्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं। अगर मैं बैक्टीरियोसाइडल की बात करूं तो केवल 3 ड्रग ऐसी है जो कि आपकी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, और एक ड्रग ऐसी है जिसको आप इथाम्ब्यूटोल बोल के चलोगे, जो कि आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक है। डोज आपका इसके सामने लिखा हुआ 600 mg, 600 mg किसका, आइसोनियाजाइड का। इसको अगर मैं बोलूँ तो 0.6 ग्राम दिया बोलते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा ग्राम। अगर मैं इसको बोलूँ तो 450 आपका हो गया रिफाम्पिसिन 0.45 ग्राम, और इसको बोलूँ तो 1.5 ग्राम, इसको बोलूँ तो 1.2 ग्राम, 0.75 ग्राम। तो ये आपका ग्राम में बदल गया। अगर आपका मिलीग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो डिवाइड किया जाता है 1000 से, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखें, समझें। आगे देखते हैं आइसोनियाजाइड क्या करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आइसोनियाजाइड क्या करता है, मोस्ट पावरफुल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, मोस्ट पावरफुल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। कौन सी, आइसोनियाजाइड, ठीक। नेवर गिव डिवाइडेड डोज, ये आपके डिवाइडेड डोज में नहीं दी जाती है, ये आपके डिवाइडेड डोज में नहीं दी जाती है। जैसे आपको सुबह दे दी, शाम को दे दी, उसके बाद दोपहर में दे दी, ऐसे नहीं दी जाती, ये डिवाइडेड डोज में नहीं दी जाती। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं बात करूँ आपके आइसोनियाजाइड की, तो ये आपके मैं कह सकता हूँ कि न्यूरोटॉक्सिक है, और न्यूरोटॉक्सिक है, ये आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है। तो हो सकता है उस पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, नंबनेस देखने को मिल सकता है लोअर लिम्ब के अंदर। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है उस पेशेंट को जो कि ले रहा है आइसोनियाजाइड, तो आप बोलोगे भाई साहब इसको आप विटामिन B6 दो, आप इसको विटामिन B6 दो, इसको आप क्या बोलते हैं, जून में लागेगी, पायरिडॉक्सिन, मई जून में लास्ट। इसको आप क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। तो उस पेशेंट को पायरिडॉक्सिन आपको वो बताना टाइम है, पे BA जो की कि लागेगी। आइसोनियाजाइड ले रहा है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आइसोनियाजाइड ले रहा है, जो कि क्या न्यूरोटॉक्सिक है। अगर उसमें टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा है, नंबनेस देखने को मिल रही है लोअर लिम्ब में, तो आप बोलोगे कि इस पेशेंट को आपको B6 देना है, विटामिन B6 देना है इसको, इसका दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। तो ये सब आप वो बताएंगे एक कि उस साल की तो पेशेंट बात कर लेते हो ना, जो बेलर कि की तो एक साल में आइसोनियाजाइड 6 महीना में हो जाती है। मोस्ट जून पावरफुल पर अगर खिला एंटी देते ट्यूबर वैसे का ड्रग कोई पूछे तो दिसंबर आपको जाता बताना जून है 6 महीना तैयार। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन की अगर मैं डोज की बात करूँ तो फीस है 450 ट्रांसफर mg मुश्किल करते हो, ट्रेड 450 ट्रेड से मिलीग्राम भी आपको मुश्किल देना करे। है, ओरली देना होता है, ठीक है। फीस एक वाकी भाई है, अगर मैं फीस आपके वाकी भाई है। ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स की बात करूँ, आप पीछे बोल के आए थे देख लेते रहो कि यार, आपका तेरे बैठ ट्यूबरकुलोसिस दिया कर ड्रग्स है, ना। तो इसमें लगभग सभी दवाइयाँ कैसी होती है, ओरली दी जाती है, किसको छोड़कर, स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़कर। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक इंजेक्टेबल ड्रग है, और इसके अलावा जो बच गई वो आपकी ओरली दी जाती है, क्योंकि इनका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही शानदार होता है, बढ़िया होता है। आइए रिफाम्पिसिन की बात करते हैं। रिफाम्पिसिन नेवर गिवन इंजेक्टेबल रूट, यह आपका इंजेक्टेबल रूट से नहीं दिया जाता, क्योंकि ओरल एब्जॉर्प्शन इज वेरी, क्योंकि इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही शानदार होता है। रिफाम्पिसिन शुड बी गिवन एम्प्टी स्टमक, जो आपकी रिफाम्पिसिन है वो खाली पेट दी दिमाग को जाती नहीं है। फट सकता। खाना खाने के 1 घंटे पहले दे सकते हो, या खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको देनी होगी रिफाम्पिसिन। द पेशेंट में कंप्लेन रेड कलर यूरिन आफ्टर रिफाम्पिसिन। इम्पोर्टेंट बात, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है,
अगर एक पेशेंट है जिसको आप रिफाम्पिसिन दे रहे हो तो यूरिन का कलर कैसा होगा? रेड होगा। आर से रिफाम्पिसिन, आर से रेड, रेड क्या? यूरिन कलर। राजेश बात कर रहा हूँ, कोई निकली अगर होता मैं है रिफाम्पिसिन की बात करूं, रिफाम्पिसिन देने पे जो यूरिन का कलर होता है, रिफाम्पिसिन देने पे जो यूरिन का कलर होता है वो कितना होता है या कैसा होता है? फीटर की ज्यादा तो भर्ती आप इस बात को इम्पोर्टेंट मार्क करें, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको 750 mg 750 mg देनी होती है। IM रूट से देनी होती है, इंट्रामस्कुलर देनी होती है। इम्पोर्टेंट मार्क, अगर मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करूँ तो यह आपका जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 8, इसको क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस से सुनना, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस से सुनना। और ये आपका जो क्रेनियल नर्व होता है 8, ये बार तो जो दे फर्स्ट क्रेनियल ईयर की नर्व दर होता है आपका तैयारी 8, कर, इसको क्या फिर करता है? अगले साल अफेक्ट भाई होता है। तो क्लास आपका डाल जो लेके हियरिंग तरसन पावर पास है है ये नवंबर लॉस दिसंबर हो में 6 सकता है 7 ड्यू महीना टू खूब आराम तैयारी मिल स्ट्रेप्टोमाइसिन। जाएगा। अगली आइए देखते हैं इसके बारे में। अगले इफ साल द तो देंगे, पेशेंट इज फिर मोर देन देख लिया 50 ना ईयर सेकंड ईयर में ओनली दे पर वंस सर को कहीं ओनली कोई 50 फर्स्ट ईयर में करी 500 mg पर आप जानकारी स्ट्रेप्टोमाइसिन जानकारी शुड चाहिए बी कहीं गिवन। आई हो ना। अगर एक व्यक्ति जो कि तो देखो 50 भाई साल अगली से बार भी ज़्यादा है मन में क्लास आ तो रही आपको है 500 मिलीग्राम कह स्ट्रेप्टोमाइसिन दे ही वहाँ तो एडमिनिस्टर करनी भाई होती है। फटे से छोड़ क्योंकि 50 साल से अगर कोई ज़्यादा वहाँ है तो और उत्सुकती आप ऐसी इससे थी ज़्यादा डोज परेशान एडमिनिस्टर करी थी करवा जब दी तो जो उसकी अपन सुनने की परेशान पावर कर है दी या ना उसका आई जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है आग ये लगा जाना कैसा आई हो टेंट सकता है? डैमेज हो सकता है। आप और अगर ये डैमेज हो जाएगा एक बार राज्य तो फिर उस राज्य का पेशेंट को दिखाया सुनने आएंगे की फिर पावर क्या अपन हो से जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन सर में नहीं पेपर बहुत देनी। बैक रहे थे ध्यान रखिए प्रेगनेंसी में आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देनी होती है। इट में कॉज निस्टाग्मस एंड रीनल डैमेज। ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये कोज करता है निस्टाग्मस। निस्टाग्मस का मतलब होता है आपकी आंखों का अब नॉर्मल मूवमेंट। आपकी जो आइस है, ये निस्टाग्मस के बाद में है, जो आपकी आई है इसका अब नॉर्मल मूवमेंट, अब नॉर्मल मूवमेंट क्या होगा आपका? निस्टाग्मस। आपने सुना भी होगा एक टेस्ट होता है, कैलोरिक टेस्ट होता है, इसमें आपने मेथड पढ़ रखा होगा COWS। सी का मतलब कोल्ड, डब्ल्यू का मतलब होता है आपका वार्म, ओ का मतलब होता है ऑपोजिट, एस का मतलब होता है सेम। सेम तो आपने वहाँ पे सुन रखा होगा। अगर कोई पेशेंट है इसके ईयर में, कान में आपको अगर कोल्ड वाटर डालते हो तो अपोजिट आई में निस्टाग्मस देखने को मिलता है, और अगर कान में गर्म पानी डालते हो तो सेम आई में निस्टाग्मस देखने को मिलता है। तो ये टेस्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो वैसे ही आपका इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन की कंडीशन में आपको निस्टाग्मस भी देखने को मिलता है, डांसिंग आई भी आप उसको बोलते हो, और हो सकता है रीनल डैमेज भी देखने को मिले। इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दी जाती है वो मेनली आपका डोज थेरेपी के इंटेंसिव फेज में ही दी जाती हम सब है, प्याज ठीक व्याज काट लेते है। पहले अपन 10 रुपये स्ट्रेप्टोमाइसिन बना दे आल्सो तब कॉल्ड तक ओटोटॉक्सिसिटी या चूतिया आपका काम करे थे तू पहले काई ओटोटॉक्सिसिटी चीज काटनी कॉज दी करता है है, उसको आपकी हियरिंग पावर को डैमेज करता है। तो ये आप सब बता के चलोगे उस पेशेंट को जो कि ले रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसको एडवाइज करोगे पायरिजिनामाइड, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। अगर आपने लंबे समय तक इसको यूज़ किया तो ये आपका जो लीवर होता है इसमें टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल एकमात्र बैक्टीरियोस्टेटिक, जो आपका बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं है। इट में कॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस, या आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कर सकता है। इसे इथाम्ब्यूटोल, इसे आपका आई, ठीक है। और यह आपके आंखों में क्या कॉज कर सकती है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। आप बोल के चलना उस पेशेंट को जो कि इथाम्ब्यूटोल ले रहा हो, उसको बताना कि आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, तो आप ध्यान रखें अपनी आंखों का, क्योंकि आपको हो सकता है
ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज। 6 साल से छोटे बच्चों में आपका जो एथाम्ब्यूटोल होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि 6 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आँखों में ऑप्टिक न्यूराइटिस होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आप चलते हैं डॉट्स थेरेपी की। क्या होती है डॉट्स थेरेपी? आज हम पढ़ेंगे डॉट्स थेरेपी को थोड़ा डीप में क्या होता है। अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो आप सब फटाक से आंसर दोगे सर 1962 में, 1962 में आया था। लेकिन यही प्रश्न में अगर मैं फिर से पूछूं आपको कि भाई साहब रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, तो कुछ लोग फटाक से आंसर देंगे सर 1992। और वो बच्चे ही आंसर देंगे जो कि गाइड को पढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको जाना चाहिए 1993, 1993। मेरी बात अगर समझ में आ रही है किसी व्यक्ति को, तो अगर रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आपको बताना है तो कौन सा बताना है? 1993। तो आइए एक बार इसका हिस्ट्री देखते हैं, फिर आप डॉट्स पे चलेंगे। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1993। अगर मैं ऑथेंटिक बुक की मानूं तो टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी टेक्स्ट बुक है, उसमें करेक्ट आंसर आपका 1993। तो सर 1992 में क्या हुआ? 1992 में ये देखा गया किसके द्वारा? WHO के द्वारा। आपका सीधा हो सकता है, आपका गवर्नमेंट हो सकता है, या आपका इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है। इन्होंने ये देखा कि कि आपका जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये कंटिन्यू 1962 से चला आ रहा था और लगभग 92 तक चला। तो ये देखा गया कि आपका जो पेशेंट है उसमें टीबी तो ठीक ही नहीं हो रहा है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मैं फंड की बात करूं तो फंड भी क्या है? गड़बड़ा जा रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, पेशेंट ठीक भी नहीं हो रहा है, और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखा गया किसके द्वारा? WHO के रिपोर्ट में, सिद्धा की रिपोर्ट में, और इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट। तो 1992 में ये बातें देखी। उसके बाद में आपका साल आया 1993। 1993 में प्लान किया गया कि नहीं, अब ऐसा कुछ करना होगा कि ये सारी कंडीशन क्या हो? डिक्रीज हो, पेशेंट को क्या ना हो? ट्यूबरकुलोसिस ना हो, और अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस होता भी है तो उसका क्या हो? अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, अर्ली डायग्नोसिस हो पहले तो, और उसके बाद में अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। तो ऐसा कहा गया कब? 1993 में। और इस 1993 में ही आपका रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया। तो आप इसको स्टार मार्क करें, समझे कब आया था? 1993 में। यह आपकी ऑथेंटिक बुक के डाटा है। जो डेटा आपके लिए गए हैं ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, ये किसी गाइड से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आइए डॉट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अगर मैं डॉट्स की बात करूँ तो इसके 2 फेज होते हैं। सबसे पहले जो फेज होता है आपका इंटेंसिव फेज, जो सबसे पहला होता है इंटेंसिव फेज आपको बोलना है, और उसके बाद में जो आपका कंटिन्यूएशन फेज। अगर मैं इंटेंसिव फेज की बात करूँ तो इसमें जो ड्रग्स यूज की जाती है उनकी काउंटिंग क्या होती है? कंटिन्यूएशन फेज की तुलना में ज़्यादा होती है। अगर मैं इंटेंसिव फेज की बात करूँ तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका कैटेगरी फर्स्ट के लिए, तो कैटेगरी फर्स्ट के लिए लगभग 2 से 3 महीने का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैटेगरी फर्स्ट के लिए तो लगभग आपको 4 महीने आपको बताना है। इसी प्रकार अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो इंटेंसिव फेज के दौरान ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है। मतलब आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट के हाथ में दवा देगा और पेशेंट को बोलेगा कि आप दवा मेरे सामने ले।
तो ये आपका हो गया ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो इन बातों से देखकर ये लगता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सिक्योर होगा, ठीक है। आपका पेशेंट है वो दवा ले रहा है, तो इसका मतलब टाइम पे दवा ले रहा है, तो उसको टीबी का जो बीमारी है वो ठीक भी होगा। तो क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अगर मैं कुछ कंटिन्यूएशन फेज की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें फर्स्ट डोज किसके द्वारा दी जाती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा दी जाती है। और उसके बाद में जो डोज बची है रिमेनिंग, वो आपका पेशेंट स्वयं लेता है। और पेशेंट दवा लेने के बाद में एक दवा के पत्ते पे एक नंबर लिखा होता है, उससे मिस कॉल देता है। और मिस कॉल देने के बाद में ये मान लिया जाता है कि आपका पेशेंट क्या ले चुका है, दवाई ले चुका है। उसके बाद में जैसे ही पेशेंट दोबारा से दवा लेने आता है हॉस्पिटल में, तो जो दवाइयों का जो वेपर है, खाली वेपर है, वो देखा जाता है, क्या पेशेंट ने दवाइयाँ पूरी ली। तो ये आपका कंटिन्यूएशन फेज हुआ और ये आपका इंटेंस फेज हुआ। तो आइए इनके बारे में अब डीप में पढ़ते हैं। क्या होती है डोज पद्धति, किस प्रकार यूज की जाती है, कैटेगरी फर्स्ट सेकंड कैटेगरी फोर्थ में किस प्रकार यूज की जाती है। सबसे पहले आपका इंटेंसिव फेज है। देखो, अल्टरनेटिव डे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक। अल्टरनेटिव का मतलब होता है डे फर्स्ट, डे 2, 3 और 4। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्या देनी होती है, ड्रग्स देनी होती है, ट्रीटमेंट देना होता है उस अठावन कहते पेशेंट नहीं को अठाई को जिसको नहीं कि आप डोज दे रहे कहते तो हो। नहीं तो इंटेंसिव कौन फेज कैसी वो है, तो फांस की पूछ रही अल्टरनेटिव कोई फेज कहीं है, ऐसी ये कहीं ऐसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट या दे तो रहे कौन जाओ हो। तुम जैसे मंडे को दे दिया, ये कहीं सी वेडनेसडे, ये फ्राइडे कटे को से दे सब्जी दिया, या फिर आप बोल के चल सकते हो ट्यूसडे को दे दिया, ये कहीं ऐसे थर्सडे को दे दिया और सैटरडे को दे दिया, और संडे का ये आपने क्या ये रख कहीं लिया, ऐसे नो ऑफ। ये सब्जी 80% बैक्टीरिया कैन बी किल्ड इन आईपी। पीछे में बता के आ रहा था कि अगर कोई पेशेंट है, अगर वो इंटेंसिव फेज से गुजर जाता है, तो लगभग 80% जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। और अब बचे कितने, 20% बैक्टीरिया बचे हैं, वो आपके कंटिन्यूस फेज में क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात, पेशेंट कैन नॉट ट्रांसमिट द डिजीज आफ्टर इंटेंसिव फेज। इंटेंसिव देन फेज के सब्जी कहीं बाद में काटी थी आपका पेशेंट फूल डिजीज को दे ट्रांसफर नहीं कर सकता। कहीं थी इंटेंसिव फेज के वही बाद आपका जो टीबी का पेशेंट था वो डिजीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर ले। ये दाल हो अगर गई कोई पूछे ये इंटेंसिव सब्जी फेज काटी क्या थी होता है, तो आपको बोलना ये है कि सब्जी वो कटे ऐसी थे कंडीशन होती है जो सबसे पहले यूज की जाती है, उसमें जो दवाइयों का काउंट होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये कम ड्यूरेशन के लिए होती है, लगभग 2-3 दिन। अगर मैं आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जब पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ लगभग आपको 6 से लेकर 9 महीने का आपको क्या मिलेगा, इंटेक मिलेगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस फेज की बोलूँ तो वहाँ पे आपका कंटिन्यूस फेज 18 महीने का दे देखने को मिलेगा। ये दे तो यहाँ दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हो। यहाँ पे मल्टी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में जो इंटेंसिव फेज है वो ये एक लगभग 6 से बीमारी 9 सही महीने डल का जो ही है। बात से ना लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन है 18 महीने का। फेंक देते तो आप सब्जी देख को पा रहे हो तू ड्यूरेशन का उठा अंतराल कितना है, लगभग यहाँ पर 9 महीने का अंतराल है या 12 महीने का अंतराल है। और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट देना होता है, अल्टरनेटिव डेमो ट्रीटमेंट देना होता है। 80% बैक्टीरिया किल हो जाते हैं आपके इंटेंसिव फेज के दौरान। और पेशेंट डिजीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कौन सी कंडीशन के बाद में, इंटेंसिव फेज के बाद में। आगे चलते हैं आपका कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज में जो ड्रग्स होती है वो कैसी होती है, कम होती है सबसे पहले। लेकिन अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो ड्यूरेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। पेशेंट टेक ट्रीटमेंट, पेशेंट खुद ट्रीटमेंट लेता है इसे। कहने का मतलब अगर मैं फर्स्ट डोज की बात करूँ तो कौन देता है, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइड देता है। उसके बाद जो रिमेनिंग है, जो आपका रिमेनिंग है, या मैं रिमेन बोल सकता हूँ, जो रिमेन डोज है वो पेशेंट सेल्फ लेता है, ठीक है। और बाद में
इसको एक मिस कॉल देना होता है, ठीक है, एक मिस कॉल देना होता है। किस पे? वेपर पे एक नंबर लिखा होता है, उस वेपर पे एक नंबर लिखा होता है, उस पर मिस कॉल देना होता है। और जब पेशेंट दोबारा से हॉस्पिटल जाता है दवा लेने के लिए, तो ये खाली वेपर वहाँ पे दिखाना होता है कि पेशेंट ने दवा ली या नहीं ली। तो ये सब आप बोल के चलोगे कंटिन्यूएशन फेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका टीबी का पेशेंट होता है उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो कैटेगरी फर्स्ट होती है, ठीक, और कैटेगरी फर्स्ट में जो आपको बॉक्स अरे बताया ये मैं रेड काय का, चला धड़ो से काय से एक दूसरा में। कैटेगरी सेकंड की बात करूँ तो इसमें ब्लू कलर का बॉक्स यूज करते हैं। सही चलिए। और कैटेगरी थर्ड फोर्थ की बात करूँ तो इसमें ग्रीन कलर का बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले देखो आपका कैटेगरी फर्स्ट, तो कैटेगरी फर्स्ट में वो केस आते हैं जिनका स्मीयर या तो नेगेटिव आया है या स्मीयर पॉजिटिव आया है, ठीक, या तो इसमें नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है। अगर इसमें नेगेटिव आया है तो हो सकता है उसमें और कोई आपका सिम्टम्स टीबी का देखने को मिले। अगर पॉजिटिव आया तो कोई और बात है ही नहीं, पॉजिटिव आया तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ऐसे न्यू केस जो कहाँ पे काउंट होंगे आपके कैटेगरी फर्स्ट। लेकिन अगर मैं आपके कैटेगरी सेकंड की बात करूँ तो इसमें आपका देखने को मिलेगा सबसे पहले फेलियर केस, आपका रिलैप्स केस और डिफॉल्ट केस, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बोलूँ रिलैप्स केस की, टीबी था उसको, टीबी होने के बाद ठीक हो गया, हेल्थी हो गया, और फिर दोबारा से देखा तो फिर टीबी देखने को मिला। रिलैप्स का मतलब दोबारा से डिजीज होने का प्रोसेस, क्या कहलाएगा? रिलैप्स। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा टीबी था, हेल्थी हो गया, फिर से टीबी। अभी ये सारी बातें मैं दोबारा से बताने वाला हूँ, केवल ये एक ओवरव्यू है, आप टेंशन ना लें। फेलियर की बात करें, अगर कोई कैटेगरी फर्स्ट में था, आपने उसका 7 महीने ट्रीटमेंट किया और फिर आपने इसमें देखा इसमें कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये तो फेलियर हो चुका है। और फेलियर हो चुका है तो आप कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे इसको? कैटेगरी सेकंड। डिफ़ॉल्टर की बात करूँ तो डिफ़ॉल्टर में आपका आता है जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा था तो वो अब क्या कर चुका, भाग चुका है या दवा छोड़ दी है बीच में। अगर उसने जैसे मान के चलो कैटेगरी फर्स्ट में ट्रीटमेंट ले रहा था और 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट लिया या 1 महीने से पहले पहले उसने ट्रीटमेंट को छोड़ दिया, तो ये आपका कैटेगरी फर्स्ट में काउंट होगा। और अगर 1 महीने के बाद में अगर ये ट्रीटमेंट को छोड़ता है तो ये आपका कैटेगरी सेकंड में काउंट होगा। तो आइए अब इनका डीप में देखते हैं, अच्छी तरह देखते हैं। अब देखते हैं आप कैटेगरी फर्स्ट। तो कैटेगरी फर्स्ट में किस प्रकार ट्रीटमेंट देखने को मिलता है उस पेशेंट में जिसको ट्यूबरकुलोसिस है। वो सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट में काउंट किसको किया जाता है? एक ऐसा केस जो कि इसमें पॉजिटिव हो, एक ऐसा केस जो कि इसमें नेगेटिव हो, और उसमें कोई और साइलेंट सिम्टम आपको देखने को मिले। और हो सकता है न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का केस भी आपको देखने को। अगर मैं बात करूँ डॉट थेरेपी की, ठीक है, डॉट्स की बात करूँ मैं, इसकी 2 फेज आपको पीछे बोल के आ रहा हूँ। पहला फेज, दूसरा फेज आपका कंटिन्यूएशन फेज। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी फर्स्ट में तो आपको डॉट्स थेरेपी देनी है, और डॉट्स थेरेपी का सबसे पहला कौन सा फेज? आपको इंटेंसिव फेज देना है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो ड्रग देनी है HRZE, आइसोनिएजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्बुटोल देनी है। और सबसे पहले कितने महीने के लिए देनी है? 2 महीने के लिए। और वीक में कितने दिन देनी है? वीक में 3 दिन देनी है। मतलब अगर मैं इस बात को लिखूं तो वीक में 3 टाइम्स, वीक में 3 दिन देनी है। और ये क्या है आपका? मंथ। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हम बात करें उस पेशेंट की जो कि कैटेगरी फर्स्ट में है,
उसमें इंटेंसिव फेज चल रहा है और सबसे पहले इंटेंसिव फेज में आप HRZE दे के चल रहे हो। कौन से पेशेंट में? स्टेज फर्स्ट वाले पेशेंट। और यहाँ पे 2 महीने के लिए देना होता है और वीक में 3 दिन देना होता है। 2 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए, आपने स्मेर का क्या किया है? टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद में 2 कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए, हो सकता है आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए। और जैसे ही आपका टेस्ट नेगेटिव आया, आप कंटिन्यूएशन फेज को चालू कर दोगे और कंटिन्यूएशन फेज में देनी होती है आपको HR। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। वीक में कितने दिन देनी होती है? 3 दिन देनी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि सर, अगर ये स्मीयर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो अगर ऐसा पॉजिटिव देखने को मिले तो आप क्या करोगे? 1 महीने के लिए HRZE देना है, वीक में आपको 3 दिन देना है और फिर 1 महीना कंप्लीट होने के बाद आप स्मीयर का क्या कराओगे? टेस्ट कराओगे। और स्मीयर चाहे से पॉजिटिव आए चाहे से नेगेटिव आए, उसके बाद में आपको देना है कंटिन्यूएशन फेज। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो इंटेंसिव फेज आप कैटेगरी फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हो। आपने सबसे पहले इसमें टेस्ट कराया। कब कराया? 2 मंथ बाद, 2 महीने बाद आपने टेस्ट कराया। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप कंटिन्यूएशन फेज में चले जाओगे और आप 4 महीने के लिए HR दोगे, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन, वीक में 3 दिन देनी है। लेकिन अगर आपका इसमें पॉजिटिव आ जाता है, एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए पॉजिटिव आ जाता है, तो आप 1 महीने के लिए ये इंटेंसिव फेज और चलाओगे और वीक में 3 दिन आपको दवा देनी होती है। उसके बाद में अगर आप फिर से इसमें टेस्ट करते हो तो इसमें टेस्ट चाहे पॉजिटिव आए और चाहे नेगेटिव आए, आपको कंटिन्यूएशन फेज में ही जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर मैं मिनिमम ड्यूरेशन की बात करूँ, मिनिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो क्या हो सकता है? 2 महीने ये वाले और 4 महीने ये वाले, 6 महीने। और अगर मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करूँ, मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 महीने ये वाले, 1 महीना यहाँ वाला। अगर मैं इसको अलग से पेन कलर से लिखूँ तो 2 महीने ये वाले, 1 महीना ये वाला और 4 महीने ये वाला। आप काउंट कर सकते हो 7 महीने। तो यहाँ पे आप देखोगे पीछे जो आपका कैटेगरी फर्स्ट है, इसमें डोज का ट्रीटमेंट चल रहा है। इंटेंसिव फेज में आपको क्या देना होता है? 2 महीने के लिए देना होता है और वीक में 3 दिन देना होता है, ठीक। और फिर आपको टेस्ट कराना है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आपका क्या करोगे? दोबारा से इंटेंसिव फेज चालू करोगे 1 महीने के लिए, उसके बाद आप कंटिन्यूएशन फेज पे आ जाओगे। और अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यूएशन फेज पे आ सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मिनिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 6 मंथ आपको बोलना है और मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 7 मंथ आपको बोलना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि एक पेशेंट जो कि कैटेगरी फर्स्ट में है, मेरा मतलब क्या है? न्यू केस है। और अगर वो न्यू केस है तो आप उसका क्या करोगे? डोज थेरेपी अप्लाई करोगे। सबसे पहले डोज थेरेपी में आप उसको HRZE दोगे, 2 महीनों के लिए दोगे और 3 दिन देनी है, वीक में 3 दिन देनी है। उसके बाद में आप उसका टेस्ट करोगे। लगभग 2 महीने बाद में आपको टेस्ट करना होता है। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो आप कंटिन्यूएशन फेज में करोगे। और अगर आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आप 1 महीने के लिए इंटेंसिव फेज और दोगे। मेरा मतलब 1 HRZE 3 वीक के। और इसके बाद में आपका टेस्ट चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आप कंटिन्यूएशन फेज में चले जाओगे। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, पहले 2 महीने के लिए दूंगा, फिर उसके बाद में 2 महीने बाद में मुझे टेस्ट करना है।
स्मेल का टेस्ट करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपका कंटिन्यूएशन फेज चालू कर दूंगा। और कितने महीने के लिए? 4 महीने बाद चालू करूँगा। एच आर देनी होती है कंटिन्यूएशन फेज में, वीक में 3 दिन देनी होती है। लेकिन अगर जो मैं टेस्ट 2 महीने बाद कर रहा था, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो भी कोई बात नहीं है, मैं 1 महीने के लिए इंटेंसिव फेज और दे दूंगा। और 1 महीने के लिए इंटेंसिव फेज और मैंने चालू कर दिया, तो आप क्या करोगे? फिर से स्मेल का टेस्ट करोगे, या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो आप सीधा सीधा बोलोगे अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब आपको कंटिन्यूएशन फेज देना ही देना। इसलिए अगर मैं मिनिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 6 महीने, और अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो आप बोल के चलेंगे 7। तो आपको कैटेगरी फर्स्ट में किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जाता है आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे बात करते हैं कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड आपको क्या बताती है? देखिए, सबसे पहला रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है एक पेशेंट जिसको टीबी था, और टीबी होने के बाद में वो हेल्थी हो गया, और हेल्थी होने के बाद उसको फिर से क्या हो गया? टीबी हो गया। टीबी था, ठीक हो गया, और फिर से टीबी हो गया, ये आपका रिलैप्स कहलाता है। फेलियर का मतलब हो गया कि फेलियर का मतलब यह है कि आपने 7 मंथ तक, 7 महीने तक, जो आप पीछे बोल के आ रहे थे, 7 महीने तक आपने ये सारा ट्रीटमेंट कर दिया। 7 महीने तक आपने ये सारा ट्रीटमेंट कर दिया, और उसके बाद भी आपका जो स्मीयर है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और डिफॉल्टर का मतलब होता है दवा ड्रग्स ले रहा था, और बीच में उसने क्या कर दिया? दवा लेना बंद कर दिया, अब वो दवा नहीं ले रहा है, तो ये आपका डिफॉल्टर केस में आएगा। सबसे पहले डिफॉल्टर क्या क्या हो सकता है? डिफॉल्टर क्या क्या हो सकता है? ऐसा पेशेंट जिसने जो ट्रीटमेंट ले रहा था, ट्रीटमेंट लेने के 1 महीने से पहले ही उसने क्या किया? कि ट्रीटमेंट को बंद कर दिया, तो आपका काउंट होगा कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी फर्स्ट में काउंट होगा। ठीक है। और अगर 1 महीने बाद में अगर वो ट्रीटमेंट को बंद करता है तो आपका काउंट होगा कैटेगरी सेकंड। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि डिफॉल्टर भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका कैटेगरी फर्स्ट वाला डिफॉल्टर, एक आपका कैटेगरी सेकंड में काउंट होने वाला डिफॉल्टर। कैटेगरी फर्स्ट में कब काउंट होगा? जब वो 1 महीने पहले ही दवा छोड़ दे या दवा लेना बंद कर दे। और अगर कैटेगरी सेकंड में कब काउंट होगा? जब वो 1 महीने बाद में दवा लेना चाहे। ठीक है। तो आइए इस केस में किस प्रकार डॉट्स थेरेपी अप्लाई की जाएगी। देखिए, यहाँ पे अगर मैं डॉट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपका वही केस इंटेंसिव केस चालू होगा। इंटेंसिव केस या फेज में आपको देनी होती है क्या? यह आपका इंटेंसिव फेज चालू हो रहा है, और इंटेंसिव फेज में आपको सबसे पहले देनी होती है HRZES। कितने महीने के लिए देनी होती है? 2 महीने के लिए देनी होती है। वीक में कितने दिन देनी होती है? 3 दिन देनी होती है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मैं उस पेशेंट की बात कर रहा हूँ। इस पेशेंट को कैटेगरी सेकंड में काउंट किया गया है, और उसका डोट्स का थेरेपी चल रहा है, और उसमें भी कौन सी? इंटेंसिव फेज में। एच का मतलब आइसोनिएजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये आपको बताना है। 2 महीने के लिए वीक में 3 दिन आप ये ट्रीटमेंट दोगे। ये अभी इंटेंसिव फेज चल रहा है। और इंटेंसिव फेज की बात करें तो आपको आगे फिर 1 महीने के लिए HRZE देनी होती है, और वीक में 3 दिन देनी होती है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो, आपको पहले 2 महीने के लिए क्या किया जाता है? HRZES दिया जाता है, वीक में 3 दिन दिया जाता है। और जैसे ही 1 महीना पूरा होगा, सॉरी 2 महीने पूरे होंगे, आप 1 महीने के लिए HRZE दोगे, वीक में 3 दिन दोगे। ये सारा प्रोसेस आपका काउंट होता है, ये सारा प्रोसेस आपका काउंट होता है इंटेंसिव फेज में।
यानी मैं कह सकता हूँ कि 2 महीने और 1 महीना, टोटल 3 महीने। टोटल 3 महीने का क्या होता है यहाँ पे, इंटेंसिव फेज होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटेंसिव फेज आपके स्क्रीन पे है। पहले 2 महीने के लिए देनी होती है आपको HRZES, 3 महीने के देनी होती है, और फिर अगले 1 महीने के लिए आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटा देना होता है, ठीक है। और फिर आपको दिया जाता है HRZE। तो 3 महीने बाद में आपको स्पुटम का टेस्ट करना होता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो मैं बोलूँगा कि जो आपका टेस्ट है, जो आपका केस है, वो इंटेंसिव फेज है, 3 महीने के लिए होगा, ठीक है। 3 महीने बाद में 3 मंथ लेता है, आपको क्या कराना होगा, स्पुटम का टेस्ट करवाना है। स्पुटम का क्या करवाना है, टेस्ट, ठीक है। और स्पुटम का टेस्ट करवाने के बाद 2 कंडीशन हो सकती है, एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैं उन सभी बच्चों को जगाना चाहता हूँ जो कि अभी सो रहे हैं, क्योंकि इतना सोए नहीं। ट्यूबरक्लोसिस का टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ और कुछ लिखकर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब भी बेस्ट दें। और कमेंट करें, कमेंट ना करें, फालतू बातों में ध्यान ना दें, पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलते हैं। इंटेंसिव फेज पूरा हो चुका है, आपने 3 महीने बाद स्पुटम का टेस्ट करवा लिया है, स्मेयर का टेस्ट करवा लिया है। एक कंडीशन हो सकती है नेगेटिव आया, एक कंडीशन हो सकती है पॉजिटिव आया। अगर नेगेटिव आया तो बहुत खुशी की बात है, आप क्या करोगे, 5 महीने के लिए HRE दे के चलोगे। पहले तो आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटाया था, और फिर इसके बाद में इसी के जैसा उल्टा दिखने वाला ZTE। पहले तो आपने इंटेंसिव फेज में 2 महीने बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटाया था, और फिर आप जैसे ही कंटिन्यूएशन फेज में आए, आपने एस एस के जैसा उल्टा दिखने वाले को भी हटाया। समझ में आ रहा है लाला? तो ये बात आप ध्यान से समझना। कितने वीक में? वीक में 3 दिन ट्रेनिंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, तो आप क्या करोगे, 1 महीने के लिए HRZE और दोगे, वीक में 3 दिन दोगे। फिर आपका सैंपल चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, आप क्या करोगे, कंटिन्यूएशन फेज को ही करोगे। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, कंटिन्यूएशन फेज का जो ड्यूरेशन है 5 महीने है, वीक में 3 दिन देना है। और यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिव फेज की बात करूँ तो 2 और 1 3 महीने के लिए। अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ मिनिमम टाइम की, तो सबसे पहले आपको बताना 2 महीना, 1 महीना कितना, 3 महीना हो गया, और 3 और 5 आपको बताना 8 महीने। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम टाइम की बात करूँ, 2 और 1 3 महीना, उसके बाद यहाँ पे आपका 1 महीना और एक्स्ट्रा हो गया, 3 और 4 महीना, 4 और 5 को मैं काउंट करूँगा तो टोटल 9 मंथ। तो ये स्लाइड्स आपको अब समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर 8 महीने मैंने क्यों लिखा, मिनिमम, मैक्सिमम 9 महीने, ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिव फेज हुआ, जहाँ पर आपको डोज थेरेपी बतानी है। मिनिमम 3 महीने की हो सकती है इंटेंसिव फेज में, और मैक्सिमम कोई पूछे तो 4 महीने। कैटेगरी सेकंड में जो इंटेंसिव फेज होती है, उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है 4 महीने, और मिनिमम ड्यूरेशन अगर वो पूछे तो हो सकता है 3 महीने। या आपको एक नया प्रश्न या नया क्वेश्चन डेवलप हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कंटिन्यूएशन फेज कितने महीने का होगा, 5 महीने का होगा। तो ये आपका कैटेगरी सेकंड खत्म है। आगे चलते हैं आपका कैटेगरी फोर। यहाँ पे आपका प्रश्न ये भी बनता है कि सर कैटेगरी थर्ड कहाँ पे गई, तो कैटेगरी थर्ड को आपका कैटेगरी फोर्थ में ही इंक्लूड कर दिया गया है, और आपका कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी
सेकंड और कैटेगरी फोर्थ में इसको क्या कर दिया गया है, आपका कैटेगरी जो थर्ड था उसको इंक्लूड कर दिया कैटेगरी फोर्थ में। ठीक है, तो अब आप कैटेगरी फोर्थ की बात करें। कैटेगरी फोर्थ में कौन कौन से पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट जो रेजिस्टेंस होते हैं आइसोनियाजाइड के और रिफाम्पिसिन। ऐसा पेशेंट जो आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के क्या देखने को मिलेंगे, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो आइए एक बार मैं थोड़ा आगे चल के आता हूँ, ये एक में कुछ शब्द है उनको मैं बता रहा हूँ। अगर मैं मोनो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात करूँ, मोनो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात करूँ तो पेशेंट रेजिस्टेंस टू एनी वन ड्रग HRJDS, इनमें से कोई भी एक ऐसी ड्रग हो सकती है जिसके अगेंस्ट पेशेंट रेजिस्टेंस हो, लेकिन वो आपका आइसो जो इनमें से कोई सी भी ड्रग हो सकती है जो कि क्या होगी, आपका पेशेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। आप समझ पा रहे हो मुझे? ठीक है, लेकिन केवल और केवल एक ही ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी ड्रग्स नहीं। पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, पेशेंट इज रेजिस्टेंस टू और मोर देन 2 ड्रग, दो या दो से ज्यादा अगर ड्रग से रेजिस्टेंस होता है तो वो क्या होगा, आपका पॉली ड्रग रेजिस्टेंस होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट मार्क करना आपका आइसोनियाजाइड नहीं होगा और ना ही आपका रिफाम्पिसिन, क्योंकि अगर आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंस होगा तो ये आपका काउंट होगा मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जो कि अभी आगे पढ़ने वाले हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। देख सकते हो आप मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, अगर आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ है पेशेंट तो वो आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहलाएगा। और एक होता है आपका एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, रेजिस्टेंस फ्रॉम आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, फ्यूरोकिनोलोन्स और एमिनोग्लाइकोसाइड। अगर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिले तो आपका वो कैसा डिजीज है, XDR, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो जो मेरा मेन मोटिव था वो ये था कि अगर कोई पेशेंट है वो आइसोनियाजाइड या फिर रिफाम्पिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखा पा रहा है या उसमें इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो आप बोलोगे कि ये आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैटेगरी फोर्थ की बात करूँ तो साफ साफ लिखा हुआ है एक ऐसा पेशेंट जो कि आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन के अगेंस्ट क्या है, रिफाम्पिसिन के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस है। तो वो क्या इसमें इंक्लूड होगा, हाँ वो इसमें इंक्लूड होगा। तो क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि आपके मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात कर रहा है, हाँ ये यहाँ पर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की बात कर रहा है जिसमें आपका आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन को इंक्लूड किया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स फोर्थ कैटेगरी में यूज की जाती है। केनामाइसिन हो गया, लियोफ्लॉक्सासिन, थामबुटोल, पायरिजिनामाइड, इथ्योनामाइड और साइक्लोसिरिन। यहाँ पे आपका आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि उनके अगेंस्ट तो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डोट्स की तो डोट्स थेरेपी अगर आप इन पे अप्लाई करोगे, इंटेंसिव फेज चलता है 6 से 9 महीने के लिए। जो इंटेंसिव फेज है वो 6 से 9 महीने के लिए चलता है और कंटिन्यूएशन फेज लगभग 18 महीने के लिए चलता है, 18 महीने के लिए कंटिन्यूएशन फेज चलता है। और अगर मैं इसके मिनिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 6 और 18 24 मंथ के लिए मिनिमम ड्यूरेशन होता है कैटेगरी फोर्थ वाले पेशेंट के लिए। और अगर इसके मैं मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 9+18, 9+18 26 मंथ के लिए आपका ये पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए रहता है। तो आपको कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी फोर्थ समझ में आई होगी। आपको डॉट्स का जो थेरेपी है, डॉट्स ट्रीटमेंट है वो समझ में आया होगा। और ड्रग्स के नाम आपकी स्क्रीन पे है, कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है, क्या क्या आप स्पूटम लेने से पहले करते हो, कितनी फेज होती है, लेटेंट फेज होती है,
प्राइमरी पल्मोनरी टीबी होती है, प्राइमरी पल्मोनरी प्रोग्रेसिव टीबी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। तो ये सभी कुछ फेज थी, कुछ स्टेज थी टीबी की, जो आपको कुछ मैं बोल के आ रहा हूँ। कौन सी कम्युनिकेबल है, कौन सी कम्युनिकेबल नहीं है, कौन सी साइलेंट सिम्टम को शो करेगी, कौन सी साइलेंट सिम्टम को शो नहीं करेगी, कौन सी फेज में आपको डायग्नोसिस देखने को मिलेगा, कौन सी फेज में डायग्नोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी आपको मैं बोल के आ रहा हूँ फेज में कि आपका पेशेंट था। आगे चलते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा, ये आपने समझे पढ़े। एज की बात करूँ, मोस्ट कॉमन एज आपको 15 टू 54 एज बोलनी है। लगभग 78% केस देखने को मिलते इस एज में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेबिलिटी पीरियड की, तो आपका कोई पेशेंट है ट्यूबरकुलोसिस का, तो वो हमेशा डिजीज कोज करेगा जब तक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हो, ठीक है। अगर एक बार एंटी माइक्रोबियल थेरेपी तैयार हो गई या उसको चालू हो गई, तो लगभग 90% चांस है कि वो डिजीज को आगे स्प्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये बोवेन सोर्स क्या होता है, ह्यूमन सोर्स क्या होता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको समझ में आया होगा। मोस्ट कॉमन कौन सा आपको बताना है। अगर मैं एक्स्ट्रा परमानेंट टीबी की बात करूँ, तो आपको लिम्फ नोड बताना होगा। मोस्ट फेटल आप बोल के चले ब्रेन का